हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडोरा। मेरा नाम अमन अग्रवाल है। मैं यहाँ पे क्लास 6 to 10 का मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, जो कि क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसमें चैप्टर का नाम चेंज हो गया। उसमें हो गया एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोलिए या एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर बोलिए, दोनों सेम चैप्टर है, सेम कंटेंट है। तो हम लोग आज इसको पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग 2026-2027 का जो सिलेबस है आपका न्यू एनसीईआरटी के आधार पर, उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा, आपको हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि हम लोग मेन कवर करेंगे। टॉपिक्स में जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जे बर्जेलियस का थ्योरी पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में जानेंगे, एटम्स का स्ट्रक्चर एंड मास जानेंगे, C12 एटम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वैलेंसी क्या होता है। तो सब कुछ आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर। तो सबसे पहले अगर बात करें कि मैटर किसको कहते हैं, तो मैटर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि मैटर जो एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करता हो स्पेस और उसके पास होता हो मास। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रैबिट है, तो इस रैबिट को अगर हम कहीं भी रखेंगे तो ये स्पेस लेगा सबसे पहले, और स्पेस के साथ साथ इसको अगर हम लोग वजन करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये दोनों अगर किसी भी चीज के पास है तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो एक बात बताइए, धरती पे कोई भी चीज है तो कहीं भी कुछ भी रखेंगे उसको तो वो स्पेस लेगा। तो धरती पे हर एक चीज मैटर है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें मैटर का, तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है साल्ट, तो साल्ट एक मैटर हो गया। अगर बात करें कॉपर, कॉपर एक मेटल है जो कि एक मैटर है। सैंड का बात करें तो वो भी क्या हो गया, मैटर हो गया। अगर हम अपना बात करें, अमन अग्रवाल, तो मैं भी क्या हो गया, एक मैटर हो गया। आप भी जो बैठे हुए हैं आपका भी एक मैटर हो गया, आपका चेयर एक मैटर हो गया, आपका मोबाइल एक मैटर हो गया। और मैटर को हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो एक इंडियन फिलोसफर थे जो सबसे पहले आए थे, इनका नाम था महर्षि कर्णन। महर्षि कर्णन साहब बोले कि अगर आप किसी भी मैटर को उठाइएगा, मान लीजिए हम आपका मोबाइल उठा लिए, अब इसको हम तोड़ने वाले हैं। तो मोबाइल उठा लिए और मोबाइल को तोड़े, तो तोड़ के मान लीजिए छोटा मोबाइल मिला, मोबाइल का एक टुकड़ा मिला, ठीक है। उसके बाद उसको और तोड़े तो और छोटा मिला, और तोड़े तो और छोटा मिला, और तोड़े तो एकदम छोटा मिला। एक समय ऐसा आएगा कि सबसे छोटा हो जाएगा ये, और इसको आप तोड़ नहीं पाइएगा, इसको आप तोड़ नहीं पाइएगा, इसको आप डिवाइड नहीं कर पाइएगा। तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो आएगा मैटर को तोड़ने के बाद, इसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं। किसी भी चीज को उठाइए, उसको तब तक तोड़िए जब तक आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सबसे छोटा मिलेगा और वो तोड़ा नहीं जा सकेगा, उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। तो ये आपको महर्षि कर्नल साहब का थ्योरी था कि किसी भी मैटर को आप उठाइएगा, तोड़िएगा, तो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा जिसका नाम है परमाणु। इसी को हम लोग इंग्लिश में एटम कहते हैं, जो कि जॉर्ज डैल्टन साहब लेके आए थे, और ये परमाणु को एटम बोले थे। उसके बाद एक और इंडियन फिलोसफर आते हैं जिनका नाम था पकुड़ा कात्याम। पकुड़ा कात्याम ये कहते हैं कि जितना भी एटम है, चाहे कोई भी आप मैटर ले लीजिए, कोई भी मैटर ले लीजिए, चलिए मोबाइल ले लेते हैं, चलिए। तो ये मोबाइल कैसे बना था, तो ये मोबाइल बना था एटम प्लस एटम प्लस एटम, बहुत सारा एटम आपस में जुड़ा, तब जाके एक मोबाइल बना। तो जब एटम प्लस एटम मिलेगा तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो जितना भी मैटर बना हुआ है सारा का सारा मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहना चाहें तो एटम से ही बना हुआ है, लेकिन एटम अकेले तो बनाएगा नहीं मैटर को, तो ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये कौन बोले, पकुड़ा कात्यामा, कि जितना भी मैटर है सब एटम से बना हुआ है, और एटम प्लस एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इनडायरेक्टली सारा जो एटम मैटर जो बना हुआ है सारा का सारा मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि एटम अकेले मैटर का निर्माण नहीं कर सकता। तो किसी भी मैटर में, मान लीजिए रैबिट आपको दिख रहा है, ये रैबिट में बहुत सारा रैबिट का छोटे 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 बहुत सारा सेल मिलके इस रैबिट को बनाया है। तो सेल एक तरह से क्या हो गया, एटम का काम कर रहा है, ठीक है। मैटर में जो आपका एटम है वो सबसे छोटा पार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, साथ में पखुड़ा कात्यामा ये भी बोले कि यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है, मैटर का कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में, मतलब एटम प्लस एटम, जो कि मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। उसके बाद पकुड़ा कातियामा साहब ये बोले कि डिफरेंट मैटर का डिफरेंट एटम्स होता है। तो आप लोग के जैसे कि अगर हम लोग
गोल्ड लाए और मान लीजिए हम लोग सिल्वर लाए, सोना चांदी, ये बहुत फेमस है, ठीक है, अभी क्या हमेशा से फेमस है। तो गोल्ड को अगर हम सबसे छोटा आइटम निकालेंगे तो हम सबसे छोटा वाला गोल्ड, जैसे कि यहाँ निकाल रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है, और सिल्वर का जो सबसे छोटा आइटम निकालेंगे तो दोनों अलग अलग आइटम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैटर डिफरेंट है, गोल्ड अलग है सिल्वर अलग है, इसलिए इसका आइटम भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड का आइटम निकाले तो सिल्वर का आइटम निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोले हैं कि डिफरेंट मैटर सो डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब गोल्ड का प्रॉपर्टी अलग है, सिल्वर का प्रॉपर्टी अलग है। अगर हम यहाँ पे कोल ले लें तो कोल का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ना वो सिल्वर से मैच करता है ना गोल्ड से मैच करता है, कोल एकदम अपने आप में अनोखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आए हैं, तो सबसे पहले आता है सवाल कि व्हाट इज मैटर। सबसे पहला सवाल है कि मैटर क्या है। तो अभी हम लोग जितना जानकारी लिए उसमें तो हमको पता चल गया कि मैटर जिसके पास मास हो और साथ में स्पेस ऑक्युपाई करता हो। जैसे कि जितना भी फिजिकल सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारा का सारा मैटर है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी के प्रति हमको गुस्सा आ रहा है, जैसे आप लोग पढ़ते नहीं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अब क्या ये गुस्सा जो है वो मैटर में आएगा? तो देखिए गुस्सा करने के लिए वो कोई स्पेस नहीं लेता है, ठीक है, और ना उसके पास कोई मास है। अब क्या बोलेंगे कि मेरे को 100 किलो गुस्सा आ रहा है तुम पे, हम क्या बोल सकते हैं बताइए कि 100 ग्राम गुस्सा आ रहा है कि 5 ग्राम गुस्सा आ रहा है, बोल ही नहीं सकते। तो ऐसा मतलब फिजिकली हम उसको मेजर नहीं कर सकते गुस्सा को। तो ये हो गया आपका मैटर। तो मैटर समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मैटर में ही आपका आता है एलिमेंट। जैसे कि मान लीजिए हम कोई मैटर उठाएं, सबसे पहले बताइए हम उठाते हैं ऑक्सीजन, या मान लीजिए उठाते हैं गोल्ड। गोल्ड हम लोग सबको पसंद है, तो हम लोग उठाएं गोल्ड। अब इस गोल्ड को हम लोग बैठ के तोड़ना शुरू किए तो इतना बड़ा गोल्ड मिला, फिर तोड़े तो इतना बड़ा गोल्ड को मिला, फिर तोड़े तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। जो सबसे छोटा गोल्ड आया होगा वो भी तो एटम होगा, और ये इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये गोल्ड ही होगा, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मैटर जिसको तोड़ने पे उसी का पार्टिकल मिले, उसी का एटम मिले, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस होता है, उसको आप कितना भी तोड़िएगा तो सेम काइंड ऑफ एटम मिलेगा। जैसे गोल्ड को तोड़िएगा गोल्ड मिलेगा, कार्बन को तोड़िएगा कार्बन मिलेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड किसको कहेंगे? तो जब दो, एटलीस्ट दो होना चाहिए या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइंड होगा, ठीक है, और उसका फिक्स्ड रेशियो होगा मास में। जब उसका मास निकालेंगे दोनों एलिमेंट का, या दो से ज्यादा है तो उसका रेशियो आपस में फिक्स होगा। जैसे हम लोग यहाँ बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर। तो वाटर में क्या होगा? अब देखिए वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आता है 2 और ऑक्सीजन आता है 1, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का मास निकालें, एक सबसे पहले तो ये दो एलिमेंट्स मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड। लेकिन सिर्फ दो एलिमेंट से मिल के बना होने से इसको हम लोग नहीं कह सकते कंपाउंड। दूसरा चीज जो हम लोग चेक करेंगे कि इसका मास जो है उसका रेशियो वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो जब हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो मास हो गया 2u। यू में लिखते हैं या ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है 1 जिसका मास होता है 16, तो मास हो गया 16u। अगर इसको हम लोग रेशियो निकाले तो u से u गया, कैंसिल हो गया, और 2 से 8 1, तो 1 रेशियो 8 आएगा। ये 1 रेशियो 8 ये बता रहा है कि आप वाटर को, कहीं का भी वाटर लीजिए, आप लंदन का वाटर लीजिए, इंग्लैंड का वाटर लीजिए, इंडिया का वाटर लीजिए, कहीं का भी वाटर लीजिए, उसका जब आप मास का रेशियो निकालिएगा तो 1 रेशियो 8 ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रेशियो गड़बड़ आ जाए। अगर गड़बड़ आ रहा है तब फिर वो कंपाउंड नहीं है, वाटर नहीं है, पानी नहीं है। तो जब H2O का अगर हम बात करेंगे तो कहीं का भी कुछ भी हो जाए हमेशा H2O ही आएगा साथ में, और इसका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो कंपाउंड हम तब बोलेंगे जब दोनों बात वो फुलफिल करता हो। पहला क्या बात था कि दो एलिमेंट, मिनिमम दो एलिमेंट से मिलकर बना हो और उसका मास का रेशियो इक्वल होता हो। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, दूसरा ऑप्शन, तो आप इसका मास का रेशियो देखेंगे तो ये भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे कार्बन का मास होता है 12 रेशियो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 16 दो ठो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32। इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 से 6 टू 12, और 6 से तो ये जाएगा नहीं, 4 से, हाँ 4 3 से 12, 4 8 जा 32, तो 3 रेशियो 8 आ गया।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो उसका 3:8 ही आएगा। तो कंपाउंड आपको समझ में आया, एलिमेंट समझ में आया। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 ठो है, तो ये तो कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट होगा। यहाँ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, तो ये बाबू ये 2 ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि O2 बन गया, और ये बन गया है मॉलिक्यूल। इसको हम लोग कंपाउंड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, 2 बार आया हुआ है। ऐसा कंडीशन होता है क्योंकि जब एलिमेंट जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है नेचर में, ये आगे हम लोग देखेंगे सेशन में। तो इसकी वजह से ये लिखा हुआ है O2, इसको कंपाउंड नहीं कह देना है, इसको एलिमेंट ही कहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाउंडेशन लॉज। तो एक्चुअली में 3 तरह का लॉ है मैटर से रिलेटेड। पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिया गया था एंटोनी लेवाइजर के द्वारा 1789 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनी लेवाइजर साहब ये क्या बताएं आपको कि ये केमिकल रिएक्शन में, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, वो आपस में बराबर होता है। जैसे इनका कहना है कि अगर हम मान लीजिए कि पानी लाए हैं, हाइड्रोजन लाए हैं 5 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन लाए हैं मान लीजिए 10 ग्राम, तो कहने का मतलब है कि जो पानी बनेगा या जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा 15 ग्राम। ऐसा नहीं होगा कि ये कम बन गया, 14 ग्राम हो गया या 10 ग्राम हो गया, या ऐसा नहीं होगा कि 20 ग्राम हो गया, 25 ग्राम हो गया। मतलब कि जितना मान लीजिए हम 1 किलो भिंडी लाएं, ठीक है, उसमें मसाला नमक सब डाल डाल के मान लीजिए इसको हम आधा किलो मसाला डालें, कि पॉसिबल नहीं है बट ठीक है, और इस सब्जी जो बना है वो 1.5 kg का बना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि 5 किलो का सब्जी बन जाएगा, ऐसा तभी होगा जब उसमें हम कुछ और डाले होंगे। तो लेबोर्जे साहब का कहना था कि कभी भी जो मास होगा, जो रिएक्शन कर रहा है और जो मिलेगा प्रोडक्ट, दोनों का मास जो है इक्वल होगा। इस थ्योरी से हमको यह पता चलता है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसका बस और बस रूप बदला जा सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन में यही बताता है आपको कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर होगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मान लीजिए हम लेते हैं 5 ग्राम और ऑक्सीजन लेते हैं मान लीजिए 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा वो 15 ग्राम ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन है ऑक्सीजन है, ना कार्बन का एटम को हम बर्बाद कर सकते हैं और ना ऑक्सीजन का एटम को हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे करप्शन नहीं हुआ है, ना कार्बन कहीं गया है ना ऑक्सीजन कहीं गया है। तो इस नियम के आधार पे कोई भी रिएक्शन में अगर कार्बन इधर 1 है तो कार्बन इधर 1 है, क्योंकि दोनों का इधर एक एक आइटम है। ऑक्सीजन यहाँ 2 आइटम है, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 आइटम। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपको हमेशा भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखा होगा, ये आपको इसको चेक करना है। तो ना तो गेन हुआ कहीं से और ना ही लॉस हुआ है मास का किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि कोई एटम कहीं नहीं गया है, ना किसी का नुकसान हुआ है ना किसी का फायदा हुआ है, ठीक है। ना हम यहाँ कोई कार्बन को ऐड किए हैं और ना किसी कार्बन को डिलीट किए हैं, हम बस एक कार्बन लाए हैं, 2 ऑक्सीजन लाए हैं, उसको जोड़े हैं, केमिकल रिएक्शन कराए हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, मास कमता या बढ़ता नहीं है। अब एक बात याद नोट कीजिएगा कि टोटल मास में हर चीज का मास आएगा, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंट में जो भी चीज रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट में जो भी चीज बन रहा है, जैसे कि कोई सॉलिड चीज बन रहा है, कोई गैस बन रहा है, जैसे अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाए थे, कोई लिक्विड बन रहा है, तो सब का मास कंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गैस है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, हम लोग लाए हैं गैस जिसका नाम है मीथेन CH4, और इस वजन लेके 16 ग्राम हम लोग मीथेन गैस लाए, ठीक है। इसको हम लोग बर्न किए तो इसको ऑक्सीजन दिए और लगभग 64 ग्राम ऑक्सीजन लेके ये बर्न किया, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो बना कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोई भी चीज बर्न करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और साथ में बना है वाटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 44 ग्राम बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम बन गया है वाटर। अगर आप इसको एड ऑन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका
80 ग्राम, और इधर भी आप ऐड ऑन कीजिएगा तो इधर भी आपका आ जाएगा 80 ग्राम। तो आपको दिखा होगा कि इस रिएक्शन में जब हम मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि दोनों तरफ वजन जो इसका है वो 80 ग्राम है। इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको दिखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जो कि किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन के राइट साइड में लिखा होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा आपस में इक्वल होगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि किस लॉ के तहत ये इक्वल होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देखें कि रिएक्टेंट में भी 80 ग्राम आया और प्रोडक्ट में भी 80 ग्राम आया, तो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के ही, दोनों सेम चीज है। इसमें अगर हम लोग देखें कि रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, रिएक्टेंट में अगर हम लोग कार्बन को काउंट करें तो कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1। ठीक है, कार्बन का जो एटम है वो 1 है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना है अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन लगभग 4 है। और ऑक्सीजन कितना है तो 2 2 जा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका कितना है 4 है। ये किस में देखें हम लोग, रिएक्टेंट में। अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कार्बन कितना है इसमें, तो इसमें अगर हम लोग कार्बन देखें तो कार्बन इसमें भी 1 है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का आइटम देखते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 आ गया। और साथ में अगर हम लोग ऑक्सीजन को काउंट करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 यहाँ है 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आपका 4 होगी। ये भी हमेशा सेम रहेगा, तभी तो जाके मास बराबर हो। कोई दिक्कत, अगर इधर 2 आलू है तो इधर भी 2 आलू होगा सेम साइज का, तब जाके मास बराबर होगा। तो इधर हम लोग देखें कार्बन आइटम 1 है तो कार्बन आइटम 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। अगर ये ऐसा नहीं है तो आपको इधर केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट करना हो, इसको हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बैलेंस ऑफ बैलेंसिंग करना कहते हैं केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो बैलेंसिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में है जो कि हम लोग देखेंगे, बट यहाँ नहीं देखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आता है, डाइजेशन टाइम है ये। हम लोग अभी जितना खाए हैं उसको हम लोग को डाइजेस्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ और फॉर्म करता है सोडियम इथेनॉलेट। अब आया है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, वाटर भी बनाता है। इस एक्सपेरिमेंट में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लाया गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लाया गया है, 5.3 ग्राम। 6 ग्राम इथेनोइक एसिड लगाया गया है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड लगाया गया। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉलेट, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, प्लस 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, प्लस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर मिला है। सो दैट दिस डाटा वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग इसको शो करके दिखाना है। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट में कितना मास हो गया टोटल। रिएक्टेंट में अगर हम लोग मास काउंट करें तो 5.3 और 6 6 5 11.3 हो गया, 11.3 ग्राम। अगर ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वेरीफाई करता है। ऐड करते हैं 2 2 4 और 9, तो 9 और 4 13, 13 को 3 हो गया, बाद में 1 बचा, 2 और 8 10, 10 और 1 11.3 ग्राम। तो हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट जो है उसका मास प्रोडक्ट के मास से इक्वल है, तो प्रोडक्ट का मास इक्वल है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है तो कैंटोनी लवाइजर दिए थे उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट जो लॉ है सेकंड लॉ, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था 1799 में। जोसेफ प्रोस्ट भाई साहब ये कहे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। याद रखिएगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि सेम एलिमेंट से बना होगा वो टुगेदर कंबाइन करेगा हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय मास में। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसको कोशिश करते हैं सिंपल टर्म में समझने की। जैसे कि अगर हम लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर सबके पास है, आपके हर बोतल में वाटर है। तो वाटर बहुत ही फैमिलियर कंपाउंड है जिसको हम लोग सब जानते हैं। तो वाटर का अगर बात करें तो इसका रियली में मीनिंग होता है ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन 2 चाहिए, ऑक्सीजन 1 चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि जो पहला सॉन्ग है आपका, एक सॉन्ग है मैं पानी पानी हो गई, तो एक्चुअली में उसमें जो सिंगर वो कहना चाह रही है कि मैं H2O हो गई। क्या कहना चाह रही है? मैं H2O हो गई। अगर दूसरा सॉन्ग लेते हैं, ब्लू है पानी पानी, तो पानी ब्लू है उससे कोई मतलब नहीं है क्या पानी? तो पानी है, उसमें भी वो यही बोलने चाह रहे हैं, ब्लू है H2O। तो अगर हम लोग हर जगह के H2O ले, जैसे दोनों सॉन्ग में H2O लिए, ठीक है, या आपका बोतल आता है, एक आता है बिस्लेरी, है ना, और एक आता है बिस्लारी, तो ये दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में है वाटर ही, बस ब्रांड अलग अलग है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका किसी भी पानी का, चाहे ब्लू है पानी पानी, या मैं पानी पानी हो गई, या ये पानी, कोई भी पानी आप उठाइए, सारा पानी का मास का रेशियो जो होगा दोनों एलिमेंट का, वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। जैसे H2 अगर यहाँ का निकालते हैं तो देखिए H2 मतलब हाइड्रोजन का होता है 1U मास, और ऑक्सीजन का होता है 16U मास। तो यहाँ हाइड्रोजन डबल है, तो यहाँ हो जाएगा 2 रेशियो 16, इसका आप रेशियो निकालिएगा तो आएगा 1:8। ये कौन सा पानी का निकाला हमने? ये ब्लू है पानी पानी का निकाला। अगर मान लीजिए मैं पानी पानी हो गई का निकालता हूँ, तो इसका भी क्या आएगा? 1:8, क्योंकि पानी तो सेम है। तो वही कहना चाह रहे, कोई भी कंपाउंड जो कि सेम एलिमेंट से बना हो, उसका प्रोपोर्शन में आप मास निकालिएगा तो क्या होगा? 1:8 होगा, हमेशा इक्वल होगा। अगर हम अमोनिया का बात करें, तो अमोनिया कहीं का भी ले आइए, तो नाइट्रोजन इसमें मिला हुआ है, प्लस में हाइड्रोजन मिला हुआ है, ये दोनों मिलके क्या अमोनिया। नाइट्रोजन का अगर मास का बात करें, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 रेशियो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 है, तो कितना हो गया? 3। तो कहीं से भी आप अमोनिया लेके आइएगा, इसका जो रेशियो निकलेगा अमोनिया का, वो निकलेगा 14:3 हमेशा, ऑलवेज। ठीक, चलिए 3 क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर से आ गया हमारा डाइजेशन टाइम, तो डाइजेस्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले, कॉपर ऑक्साइड कितना ग्राम बन रहा है? 1.288 ग्राम। और बोल रहा है इतना कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इतना कार्बन, इतना कॉपर, ठीक है। तो कॉपर मेरे पास है 1.03 ग्राम। तो कॉपर ऑक्साइड कब बनेगा? जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ऑक्सीजन कितना हुआ होगा आप बता सकते हैं कैसे? इसको घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ऑक्सीजन होगा। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 1.03, तो आ गया 0.258 ग्राम। 0.258 ग्राम मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, 0.258 ग्राम। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन अनदर एक्सपेरिमेंट है, तो पहला एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो कॉपर का ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकाले 1.03 ग्राम रेशियो 0.258 ग्राम, तो पहले पॉइंट हटाएंगे 0.3, नीचे आ गया 100 रेशियो 258 1000, 20 से 20 कैंसिल, और ये 10 हो गया यहाँ लगभग, ये हो गया 1030। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग आ जाएगा 4, लगभग 4 बार में ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 4:1। तो पहला वाला से मेरा आया है कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो 4:1। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसमें क्या लिख रहा है। तो उसमें कहा है कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है 3.672 ग्राम, और इसमें से कॉपर निकला है, कितना कॉपर निकला है? 2.938 ग्राम। तो हम लोग अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना है। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा 0.734, ठीक है, 0.734। अब अगर हम लोग कॉपर का और ऑक्साइड का रेशियो निकालें, तो कॉपर हो जाएगा 2.938 रेशियो 0.734। आपको दिख रहा है डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, और लगभग ये
7 4 जा 28, लगभग लगभग 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा अप्रॉक्स, तो 1:4। तो जो कि सेम एलिमेंट, अब समझिएगा यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था कि सेम एलिमेंट अगर है, ऐसा कंपाउंड जो कि सेम एलिमेंट से बना है, उसका मास में उसका मास निकालने पे उसका मास में जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। और इस क्वेश्चन ने पूछा है कि वेरीफाई करता है कि नहीं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी कॉपर है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों का दोनों सेम एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है, और दोनों का रेशियो हम लोग जब निकाले हैं रिएक्शन से, तो दोनों का रेशियो आया है 4:1। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई करता है। उसी तरह आपको दो और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई करेगा, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डाल्टन साहब हैं, इन ये थ्योरी दिए थे 1808 में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी में ये बताएं कि ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, सब का सब बहुत छोटा छोटा छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है। और ये कौन बता चुके थे पहले, इंडियन फिलोसफर, जिसको हम लोग एटम्स कहेंगे। वो इंडियन फिलोसफर जो थे वो क्या बतले थे, परमाणु बोले थे, याद है। तो ये परमाणु को नेम दे दिए इंग्लिश में, जिसको कह दिए एटम। और इसी थ्योरी को, बस यही थ्योरी है, इतना छोटा सा थ्योरी है, इस थ्योरी को कहा गया डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, दोनों हम लोग कह सकते हैं। इसके आधार पे बहुत सारा पोस्टुलेट्स निकला, या हम लोग कह सकते हैं एजम्पशन निकला, जो कि डाल्टन साहब खुद निकाले थे। ये क्या बोले, सबसे पहला बोले कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग कहेंगे एटम। देखो ये इसी से निकला हुआ है, साफ पता चल रहा है। दूसरा थ्योरी देखो, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो हम लोग पता है कि हम लोग जब डिवाइड किए थे, तो डिवाइड करके मोबाइल तोड़े थे, याद है, मोबाइल तोड़े थे। मोबाइल तोड़ के जब छोटा 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 सबसे छोटा पार्ट निकाले थे, तो हम बोले थे ना कि अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब एटम जो है कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये डाल्टन साहब आपको बता दिए, इसी के एजप्शन से निकला कि सबसे पहले क्या निकला कि मैटर जो है सबसे छोटा पार्ट से बना हुआ एटम, ये तोड़ तोड़ के हम लोग लाए थे। अब इस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये बात पहला ही हम बोले थे, तो बस इसको दूसरा पार्ट में करके लिख दिए हैं। तीसरा पार्ट देखिए, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है, वो नेचर में जिस तरह से है उस तरह से है, बस उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, दोनों में मास सेम था। तो ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ चुके हैं पहले ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता था। तो ये वहां से निकाले हैं और यहाँ तीसरा पॉइंट अपना डाल दिए हैं। एटम्स एंड वेरियस काइंड, कह रहे हैं कि एटम जो है अलग अलग काइंड का होता है। मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट, उतना काइंड्स का ऑफ एटम होगा जितना के एलिमेंट होगा। मान लीजिए मेरे पास 10 एलिमेंट है, तो मेरे पास 10 तरह का आइटम होगा। मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मेरे पास 10 तरह का आइटम भी होगा। ये जॉन डाल्टन का एजम्पशन में आता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक गोल्ड लिए और गोल्ड का 5 आइटम लिए, इसी गोल्ड का 5 आइटम लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये ऑल 5 आइटम्स जो है गोल्ड का, इसका मास सबका सेम होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट एटम का मास 1 ग्राम है, तो आपको हर एटम का गोल्ड का मास 1 ग्राम ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। साइज का अगर बात करें तो सारा गोल्ड का एटम है तो सारा का साइज भी इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सारा का प्रॉपर्टी भी इक्वल होगा। सेम एलिमेंट का मास, साइज, प्रॉपर्टी सेम होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका अपोजिट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कहने का मतलब है कि एक हम लिए गोल्ड का एटम और एक ले लिए हैं आयरन का एटम। तो गोल्ड का आइटम, ये गोल्ड का आइटम है, ये आयरन का आइटम है। अब इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। दोनों का साइज अलग अलग होगा, दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। गोल्ड आपको पता है बहुत ही महंगा बिकता है, आयरन ठीक ठाक बिकता है बट गोल्ड के जैसा नहीं बिकता। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों का एटम का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो डिफरेंट एलिमेंट का
डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ये डाल्टन साहब बताए थे। नेक्स्ट बताएं, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, कि दो और मोर एलिमेंट जो है वो आपस में जुड़ सकता है ताकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बना सके या कंपाउंड बना सके। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन एटम में जुड़ जाता है और ऐड होके क्या बनाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि एटम प्लस एटम मॉलिक्यूल होता है। यहाँ O2 मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि एक कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। एटम कभी भी जो है वो होल नंबर में ऐड होगा, फ्रैक्शन में ऐड नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन आया है, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन आया है प्लस हाफ कार्बन आया है, दोनों मिलके हाफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है या हाफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रैक्शन में कभी भी ऐड नहीं होता है। द नंबर एंड द काइंड ऑफ आइटम जो है किसी भी कंपाउंड में वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी आएगा तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का डबल होगा, ये हमेशा फिक्स्ड है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो है वो डबल होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लास्ट जो आता है, atoms of same element can combine in more than one ratio to form another compound। सेम एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड भी पॉसिबल है। जैसे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोनों सेम एलिमेंट है लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाया है। ये बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो ऐसा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स मतलब होता है कमी। तो देखते हैं हम लोग कि डाल्टन कहाँ कहाँ गलती किए। तो मेनली जो है वो डाल्टन 3 जगह गलती किए। डाल्टन का जितना थ्योरी था, हम लोग 10 थ्योरी पढ़े थे, उसमें 3 थ्योरी जो है इनका वो गलत साबित हो गई। जिसमें सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक है वो हम लोग देखेंगे, जो सबसे बड़ा गलती इनका साबित। मेजर ड्रॉबैक में क्या हुआ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो ये कहता था कि एटम एटम याद है जो सबसे छोटा पार्ट हम लोग निकाले थे, तो डाल्टन साहब ये कहते कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि इसको अब हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, नए नए साइंटिस्ट आए, वो क्या किया, एटम को भी डिवाइड कर दिए और उसको डिविजिबल बना दिए। और डाल्टन साहब एकदम जीत करके बोले थे कि इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको इतना छोटा है कि इसको देखा भी नहीं जा सकता है, इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, एटम क्या साबित हो गया, डिविजिबल, कि एटम भी टूट सकता है। और ये किस चीज में टूटा, तो ये 3 चीज में टूटा। सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमको मिला प्रोटॉन, और थर्ड जो मिला वो है न्यूट्रॉन। 3 चीज में एटम जो है वो टूट चुका है। तो जब 3 चीज में एटम टूट गया तो डाल्टन जो बोल के गए थे अपना थ्योरी में कि एटम जो है इनडिविजिबल होता है, तो इनडिविजिबल साबित नहीं हो पाया। ठीक है, यहीं पे इनका सबसे पहला गलती हो गया कि एटम 3 भाग में टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इसमें डाल्टन जी का कोई गलती नहीं है। ठीक है, जिस समय ये थ्योरी दिए थे 1808 में, उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर डाल्टन ये भी बता पा रहे हैं कि उस समय एटम होता था तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हुआ क्या, और इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है 1897 में। तो लगभग 90 साल इनका थ्योरी सही था। 90 साल तक इनका थ्योरी पे कोई हाथ नहीं लगाया, इन्हीं का थ्योरी पढ़ते रहा। ठीक है, जब 1897 में इलेक्ट्रॉन मिला, एटम टूट गया, तब इनका थ्योरी जाके एक एक पॉइंट जो था इनका वो गलत हो गया। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डाल्टन साहब को कुछ नहीं आता था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भाग में एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। सेकेंड ड्रॉबैक्स में डाल्टन साहब ये बोले थे, पहले डाल्टन साहब का थ्योरी याद करते हैं हम लोग। डाल्टन साहब बोले थे कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट का अगर हम लोग एटम निकालते हैं, ये सेम एलिमेंट, ठीक है ना, सेम एलिमेंट का एटम निकाला गया है, तो ये एटम का जो है वो मास सेम होगा। मास क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब मास जो है वो इक्वल होगा। ये डाल्टन साहब बोले थे अपना थ्योरी में। लेकिन जैसे जैसे और एलिमेंट्स मिलते गया अर्थ पे,
वैसे हमको ये पता चला कि ये थ्योरी भी गलत साबित हो रहा है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तीनों एटम सेम एलिमेंट का हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है जिसका नाम प्रोटियम है, इस प्रोटियम में इसका मास 1 ग्राम है, और ये ड्यूटेरियम है, इसमें सेम हाइड्रोजन है लेकिन मास 2 ग्राम है, और ये ट्रिटियम है जिसमें मास 3 ग्राम है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन मिला जिसका हाइड्रोजन का 3 एटम हम लोग निकाले, तीनों का मास डिफरेंट डिफरेंट, एक मिला 1 ग्राम, एक मिला 2 ग्राम, एक मिला 3 ग्राम। जो 1 ग्राम वाला मिला उसका नाम हम लोग प्रोटियम रखें, 2 ग्राम वाला का ड्यूटेरियम रखें, और 3 ग्राम वाला का ट्रिटियम रखें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, बट मास डिफरेंट है। मास क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। तो एक क्लोरीन होता है 35 और एक क्लोरीन होता है 37, जहां पे इस क्लोरीन का एटम का मास 37 ग्राम है, एलिमेंट सेम है क्लोरीन, एटम भी सेम है क्लोरीन का, लेकिन एक का मास हो गया 35 ग्राम 35 ग्राम, एक का मास हो गया 37 ग्राम, जो कि डाल्टन का थ्योरी को गलत साबित करता है। क्योंकि डाल्टन साहब कहते हैं कि अगर सेम एलिमेंट का सेम एटम होगा तो मास सेम होगा, यहाँ पे मास डिफरेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड ड्रॉबैक्स। थर्ड ड्रॉबैक्स में कि डाल्टन साहब कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा, तो मान लेते हैं कोई ए एलिमेंट है और कोई बी एलिमेंट है, इसका एटम और इसका एटम दोनों का मास डिफरेंट होगा, दोनों का मास डिफरेंट होगा। बट ऐसा हुआ नहीं। आगे चलने के बाद कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसा मिला जिसका एटम्स का मास जो था डिफरेंट एलिमेंट था, लेकिन उसका मास जो था वो सेम सेम निकल गया। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का एटम का मास होता है 40 ग्राम। इस कैल्शियम का एटम का अगर मास निकालेंगे तो 40 ग्राम। और एक डिफरेंट एलिमेंट है जिसका नाम है आर्गन, इसका भी आप जब मास निकालिएगा तो ये भी आएगा 40 ग्राम। तो डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास यहाँ पे इक्वल हो गया। डाल्टन साहब कहते हैं ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट शेप होगा, लेकिन यहाँ पे मास क्या हो गया? मैच कर गया, इक्वल हो गया डिफरेंट एलिमेंट का। यहाँ पे जो तीसरा गलती था डाल्टन साहब का, वो यहाँ पे पता चला। डाल्टन साहब ऐसा नहीं है कि गलत थ्योरी दिए थे, ऐसा नहीं है कि डाल्टन साहब को आता नहीं था। जिस उस टाइम में 1808 में जितना इनके पास नॉलेज था, जितना एलिमेंट प्रेजेंट था, उस हिसाब से इनका थ्योरी बेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा उस हिसाब से इनके थ्योरी में कुछ कुछ कमियां आए, तो इनको 10 में से 10 थ्योरी था इनका जिसमें से 3 गलत हो गया, तो इनको 7 नंबर आया। ये 3 ड्रॉबैक्स है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। हम लोग एक जल्दी सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं तीनों का। पहला ड्रॉबैक्स था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हम लोग तोड़ के दिखा दिए थे कि एटम तोड़ा जा सकता है, वो डिविजिबल है। एटम तोड़ा जा सकता है और वो डिविजिबल है। कितना भाग में तोड़ा गया था? 3 भाग में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा जो थ्योरी था जो गलत हुआ उसमें था कि सेम एलिमेंट का एटम्स का मास सेम होता है। लेकिन हम लोग ये भी देखे कि ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन का 3 एटम निकाले थे और इसका मास 1 ग्राम आया था, दूसरा का मास 2 ग्राम आया था, तीसरा का मास 3 ग्राम आया था। इसका नाम था प्रोटियम, इसका नाम था ड्यूट्रियम, इसका नाम था ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे जिसमें सेम एलिमेंट में अलग अलग मास आया था। तीसरा जो ड्रॉबैक आया था इनका कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका एटम जो होगा उसका मास अलग अलग होगा। बट ऐसा हुआ नहीं था। हम लोग देखे थे आर्गन का और कैल्शियम का, जो कि एटम का दोनों का मास 40-40 ग्राम था। एटम डिफरेंट है बट मास इक्वल है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है और इसको एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स जितना बच गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आप लोग इतना पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई और सवाल हो तो कमेंट कीजिए। मैं आपको एक नोट्स भी दूंगा एग्जाम के लिए। जब एग्जाम आएगा तो उसमें 1 पेज का नोट्स रहेगा जो कि पूरा आपका चैप्टर रिवीजन करके, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ना ही नहीं है, पूरा पढ़ना है उसके बाद नोट्स पढ़ना है। एग्जाम में नोट्स है।
तो एग्ज़ाम के समय अगर आप 10 मिनट पहले देखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और बस 1 पेज का नोट्स देंगे। आप लोग नोट्स बनाते हैं, पता चलता है एक नया किताब बना दिए, नोट्स बनाते-बनाते छोटा-सा बुक तैयार कर देते हैं, वैसा नोट्स नहीं बनता है। आपको मैं नोट्स दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पेज में नोट्स रहेगा, पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर ओनली 1 पेज में। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाय।